हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शत्रु संपत्ति अधिनियम की। लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं पहले हमारी न्यूज। तो हमारी न्यूज का कहना है केरला हैज 63 प्रॉपर्टीज ऑफ पाकिस्तान नेशनल्स, यानी कि केरल के अंदर 63 ऐसी संपत्तियां हैं जो संपत्तियां पाकिस्तानी लोगों की हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा कैसे ही हो रहा है कि भारत में पाकिस्तानी लोगों की संपत्तियां मिल रही है। तो जरूरी है कि अपने सभी प्रश्नों को जानने समझने के लिए हम लोग बढ़े आगे और समझें कि इन 63 संपत्तियों का मामला क्या है और क्यों ये फिलहाल न्यूज में। तो देखिए आज की क्लास में क्या क्या शामिल है। चर्चा में क्यों केरल में शत्रु संपत्तियां, शत्रु संपत्ति अधिनियम, प्रमुख प्रावधान, संशोधन और सरकारी आंकड़े, ये सब कुछ हम लोग आज के अपने इस क्लास में समझेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देख लेने के बाद, दरअसल स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहा है, एक नया बैच शुरू कर रहा है और ये बैच है आपका P2I बैच और ये शुरू हो रहा है 15 मई से। ये P2I बैच फाउंडेशन बैच है और इस बैच में आप लोगों की यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो ये बैच उन लोगों के लिए खास है जो लोग 2026 या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी होगी। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें शामिल है और जो मंथली टॉप परफॉर्मर रहेगा उसको 11,000 रुपए का प्राइज भी दिया जाएगा। तो जरूरी है कि आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल कर ले खुद को, और आप चाहते हैं कि ये कोर्स आपको बेस्ट डिस्काउंट पे मिले तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, वो है KL Live कोड यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बैच आपको मिल जाएगा 31,999 रुपए में। और इसके अलावा इस बैच की एक खास बात ये है कि ये पूरी फीस आपको वापस मिल जाएगी अगर आप लोग बैच में एनरोल रहते हुए आपने प्री क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और स्टडी IQ का कोई भी बैच आपको लेना हो तो KL Live कोड यूज करके आप उस बैच को ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, सब कुछ समझते हैं। तो देखिए केरल में पाकिस्तानी नागरिकों की 63 संपत्तियां हैं जिन्हें शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए दरअसल हमारे देश में एक कानून है, सारा का सारा काम उसी के तहत हो रहा है। तो केरल के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों की कितनी संपत्तियां? 63। और 63 की 63 संपत्तियों को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे लिए शत्रु संपत्ति है। ये संपत्तियां कहां कहां पर हैं? तो देखिए मल्लपुरम के अंदर है 37, कोझिकोड में है 20 और कन्नूर में है 6 संपत्तियां। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर डिवीजन हो रखा है इन संपत्तियों का। अब इन संपत्तियों के मामले में हम लोग इसको शत्रु संपत्ति क्यों कह रहे हैं या किस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, ये सारी बातें भी अब हम लोग को समझनी होगी। तो देखिए दरअसल ये जो संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां मुख्य रूप से उन लोगों की है जो विभाजन और स्वतंत्रता के बाद, यानी कि विभाजन के दौरान या फिर स्वतंत्रता के बाद वो लोग पाकिस्तान चले गए या फिर पाकिस्तान में किसी कारण से फंस गए। तो ये संपत्तियां उन लोगों से संबंधित बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस संपत्ति के मामले में 2 प्रकार के लोगों की कैटेगरी सामने आई है। पहले वो लोग हैं जो बॉम्बे के व्यवसाय या नौकरी के अवसरों के लिए कराची चले गए, यानी कि वो लोग तत्कालीन बॉम्बे में रहा करते थे। ठीक है, उस समय पहले जो स्थिति थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली रहा करती थी जो हम लोग स्वतंत्रता से पहले देखा करते थे। तो वो लोग तत्कालीन बॉम्बे में रहा करते थे, लेकिन उन लोगों को लगा कि ठीक है पाकिस्तान में हो सकता है कि नौकरी के अच्छे अवसर रहे, क्योंकि ये तो हमको बाद में पता चला ना कि पाकिस्तान कंगाली की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसकी स्थिति खराब चल रही है। लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या हमें पता चलती है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाँ चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का एक देश बन रहा है, नया देश बन रहा है, तो काफ़ी उम्मीदें थी कुछ लोगों को इससे। तो जिन लोगों को लगा कि ठीक है व्यवसाय और नौकरी के अच्छे अवसर हो सकते हैं तो वो लोग काम के लिए कराची चले गए। अब कराची चले गए तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ काम के लिए जाना था, लेकिन क्या हुआ कि वो बाद में फंस गए और वापस अपने देश नहीं आ पाए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे इस कैटेगरी में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान गए। जैसे कि सभी को पता चल रहा था कि हाँ भाई मुसलमानों के लिए एक अलग देश बन रहा है, माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा करने के लिए देश बना रहे हैं, तो इसी वजह से उनको लगता था कि ठीक है इस देश में हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, तो वो लोग चले गए और वहीं पर जाकर रहने लग गए। तो ये खास स्थिति पता चलती है कि हाँ इस प्रकार के 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनकी संपत्तियां भारत में है, या तो वो फंस गए हैं, काम के कारण गए थे, या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, ऐसा भी हो सकता है। ये चीजें भी पाई जा सकती हैं। और ये भी है कि ठीक है स्वेच्छा से उनका मन था कि हम पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, हम भारत की भूमि पे नहीं रहना चाहते। इस दौरान ये पता चलता है कि पाकिस्तान में फंसे केरल वासियों के कल्याण के लिए एक खास संगठन भी बनाया गया था जिसका नाम था मालाबार मुस्लिम जमात। अब इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए कार्य किया जाए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए। ठीक है, और ये संगठन कराची ही नहीं बल्कि ढाका के लोगों के लिए भी काम करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ढाका जाकर के भी फंस गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहीं तक का मामला था। तो उस समय हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दोनों भाई एक ही हुआ करता था। आज तो हम लोग जानते हैं ना कि भाई बांग्लादेश है एक तरफ पाकिस्तान है, तो उस समय दोनों ही पाकिस्तान की भूमि थी। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग चले गए पूर्वी पाकिस्तान, कुछ को अच्छा लगा वो चले गए पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाली स्थिति हुई थी उस समय। तो
ये भी पता चलता। तो उसके लिए एक संगठन बना था जिसका नाम था मालाबार मुस्लिम जमात। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग फंस गए हैं पाकिस्तान की जमीन पर उनको वापस लाने के लिए कार्य किया जाए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए। तो ये जिम्मेदारी इस संगठन ने संभाली थी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये संपत्ति किन लोगों की है। अब इन संपत्तियों के मामले में हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, है ना, वो टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग शत्रु संपत्तियां, या फिर सरकार अब ये सारे मामले क्या संभाल रही है। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ते समझते हैं। सबसे पहले अब ये समझते हैं कि मामला चर्चाओं में क्यों आया। क्योंकि देखिए एक खास बात जो है वो आप लोग को ये तो पता चली है अभी कि पाकिस्तानी नागरिकों की 63 संपत्तियां हैं और इन्हें शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर हम इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत क्यों कर रहे हैं, ये बात भी अब हमें समझनी होगी। तो देखिए दरअसल फिलहाल स्थिति ये है कि केंद्र सरकार ने अब ऐसी सभी संपत्तियों के लिए मुद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन, यानी कि सरकार अब इन संपत्तियों से पैसा वसूलना चाहती है, रेवेन्यू निकालना चाहती है। तो सरकार ने क्या किया है कि पिछले साल एक अधिसूचना जारी कर दी है और सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इन संपत्तियों के पदेन उप संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कह दिया है। ठीक है, तो सीधे तौर पे क्या है कि देखो मुख्य संरक्षक कौन होता है, तो जितनी भी ऐसी शत्रु संपत्तियां होती हैं उनका संरक्षक होता है केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जिला मजिस्ट्रेटों को बोल दिया कि भाई आप हो अब उप संरक्षक और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इससे संबंधित कार्य करो। इस दौरान सरकार ने एक और निर्णय लिया और यह बताया कि जो शत्रु संपत्तियां होंगी जब इनकी नीलामी करवाई जाएगी तो नीलामी के दौरान सरकार ने पूर्व बयाना राशि को 10% से घटाकर 5% कर दिया। यानी कि जब कभी नीलामी होती है तो बयाना देना पड़ता है। सरकार ने कहा कि ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, 5% दोगे तो भी काम चल जाएगा, संपत्ति हम आपके लिए रख लेंगे। दूसरी खास बात यह है कि पहले पूरे भुगतान के लिए 31 दिन का समय होता था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 120 दिन कर दिया कि ठीक है जो लोग ये संपत्तियां खरीदना चाहते हैं वो 120 दिन के अंदर पूरी की पूरी पेमेंट कर दे। बातें क्लियर है। तो इस कार्य के वजह से ही 63 संपत्तियों को फिलहाल शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया है, नामित कर दिया गया है और सरकार अब मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, पैसे वसूल रही है, मतलब वसूलना चाहती है, रेवेन्यू लेना चाहती है नीलामी करके। और वैसे भी संपत्तियों का कोई यूज तो है नहीं है क्योंकि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है ऐसी संपत्तियों के ऊपर। तो इसी वजह से सरकार का यह निर्णय काफी ज्यादा खास है अपने आप में और चर्चाओं में भी है। बात क्लियर। अब इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि हम सभी लोगों के लिए अब ये भी समझना जरूरी है कि भाई शत्रु संपत्तियां क्या होती हैं, इसके लिए क्या कानून है, भारत में ऐसी संपत्तियां कितनी हैं, वगैरह वगैरह जरूरी बातों को हम लोग अब आगे बढ़ते समझते हैं। तो देखिए शत्रु संपत्तियों का मतलब क्या होता है, ये संपत्तियां ऐसे व्यक्तियों की या फिर ऐसे संगठनों के स्वामित्व वाली संपत्तियां होती हैं जिन्हें देश का दुश्मन माना जाता है। यानी कि जिन लोगों को हम कह देते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये उन लोगों की संपत्ति है। अब कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन या कोई संगठन हमारा दुश्मन कैसे घोषित हुआ, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन है संघर्ष के समय भारत से भाग जाना। यानी कि ये समझ लीजिए कि देखो हम सभी ये बात अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं, हमारे आम जीवन में भी चलती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे साथ है, दिन रात है, घूम रहा है, फिर रहा है, हंसी मजाक खाना पीना सब हो रहा है, लेकिन मान लो कि अगर मैं किसी विपदा में हूं और विपदा के समय वो मेरा साथ छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या उसे पसंद करेंगे? बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अब यहाँ भी स्थिति वही है। तो यहाँ भारत सरकार का कहना है कि भाई जिस समय हम लोग संघर्ष में थे, जिस समय हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध में थे, जिस समय हम लोग चाइना के साथ युद्ध में थे, तो आपको लगा कि भाई इस देश की स्थिति कमजोर है और आप लोग खुद को बचाने के लिए, अपने हितों के लिए देश छोड़कर दूसरे देश में पहुंच गए। तो भारत कहता है भाई देखो मुश्किल समय में ना आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है, अब जब मुश्किल समय में साथ छोड़ा है तो पसंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं दुश्मन। अब युद्ध तो अचानक से होता है, अब ऐसे समय में व्यक्ति अपनी सभी चीजों को क्लियर नहीं कर पाता, तो लोग जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ करके भाग जाते हैं जान बचाने के लिए, तो उनकी जो संपत्ति रह जाती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, जो भागे हुए लोग वो शत्रु या दुश्मन, और जो उनकी संपत्तियां हैं वो शत्रु संपत्तियां। एग्जैक्ट सभी लोगों को क्लियर है। तो देखिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है हमारे देश में, जो सरकार को इन संपत्तियों पर नियंत्रण करने और उनका निपटान करने का अधिकार भी देता है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शत्रु संपत्तियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के तत्वावधान में एक समिति द्वारा मूल्यांकन करके ई नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। कानून है हमारा शत्रु संपत्ति अधिनियम, और ई नीलामी की जाती है जिसके बाद इन संपत्तियों का निपटान किया जाता है, इनको बेच दिया जाता है। अब जिस अधिनियम का नाम आया है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, अब जरा हम लोग इस अधिनियम को भी थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये अधिनियम भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस अधिनियम की क्या क्या खास चीजें। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है उन व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्तियों को विनियमित और नियंत्रित करना जिन व्यक्तियों को संघर्ष के समय कानून के तहत दुश्मन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप समझ गए कि दुश्मन कौन है?
जो संघर्ष के समय साथ छोड़ के चला गया था, देश छोड़ के चला गया था, तो उनकी जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को विनियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए ही ये अधिनियम हम लोगों ने बनाया था, या हमारी सरकार ने बनाया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में कौन कौन से खास लोग निहित हैं वो समझ लीजिए। तो देखिए, इस मामले में दो तरह के लोग निहित हैं। पहले वो लोग हैं जो 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भागकर पाकिस्तान चले गए थे, और दूसरे वो लोग हैं इसके अंदर जो 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान चीन चले गए थे। तो इन्हीं लोगों को हम लोग मानते हैं शत्रु या दुश्मन, और इन्हीं की संपत्तियों को कहते हैं हम लोग शत्रु संपत्ति। हालांकि देखो, ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो हम लोगों ने 1968 में बनाया तो 1968 तक क्या ये संपत्तियां ऐसी पड़ी हुई थी। अब देखो, युद्ध कब हो रहा है, एक 1965 में हो गया और एक युद्ध 1962 में हुआ, यानी कि 1962 में पहला युद्ध हुआ और 1965 में दूसरा युद्ध हुआ। हम लोग अगर समझते हैं कि 1960 के दशक में कौन कौन से युद्ध हुए, और 1968 का कानून है, तो 1968 में कानून बनने से पहले कौन कौन से युद्ध हो चुके थे, तो 62 और 65 का युद्ध हो चुका था। तो क्या कानून बनने तक हम लोगों ने इंतजार किया कि संपत्तियों का प्रबंधन कैसे करना है, या फिर कानून बनने से पहले भी कोई स्थिति थी? तो देखिए, हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि दरअसल इस प्रकार की संपत्तियों को कानून से पहले भी संभाला जाता था, और कानून से पहले संभाला जाता था इनको भारत रक्षा नियम 1962 के तहत। अभी जो भारत रक्षा नियम 1962 है, ये भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत आता है, और गृह मंत्रालय के तहत ये एक विभाग के द्वारा संभाला जाता है, और जिस विभाग के द्वारा संभाला जाता है उसको कहा जाता है शत्रु संपत्ति संरक्षक। तो 1968 में कानून बनने से पहले शत्रु संपत्ति संरक्षक ही मुख्य जिम्मेदार होता था इस प्रकार की संपत्तियों को संभालने के लिए। कानून बनाया हम लोगों ने 1968 में, उसके तहत सभी संपत्तियों पर सरकार ने अपना नियंत्रण फिर स्थापित कर लिया। अब इस अधिनियम के कुछ खास प्रावधान है जिनके बारे में आप लोग को समझना चाहिए। जैसे कि इसका जो धारा 2 है, वो धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें शत्रु संपत्ति और भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक की परिभाषाएं बताती हैं। तो शत्रु कौन है? जो वर्तमान पाकिस्तान और चीन में मौजूद है, जो संघर्ष के समय हमें छोड़ के चला गया था, ऐसे लोग हम लोग शत्रु घोषित कर चुके हैं, दुश्मन उनको हम लोग घोषित कर चुके हैं। केवल देश का मामला ही नहीं, बल्कि कंपनियां, फर्म, समूह, ऐसे भी हम लोग सबको शामिल करते हैं जो फिलहाल हम लोग को संघर्ष के समय छोड़ के चले गए थे। तो इन लोगों की संपत्तियां जो है वो सारी की सारी कहलाती है शत्रु संपत्ति, और ये ध्यान रखिएगा, इसमें चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्तियां शामिल होती है। अब हमें पता लगे शत्रु कौन है, हमें पता लगे शत्रु की संपत्ति कौन सी है। अब हमें यहाँ पर यह भी जानना है कि अब भारत में कौन संभाल रहा है इन संपत्तियों को। तो उसके लिए बताया गया है कि भारत में इन संपत्तियों को संभालने के लिए एक संरक्षक है, और संरक्षक कौन है? अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त एक सरकारी अधिकारी। तो यहाँ पर सरकार जिस भी सरकारी अधिकारी को जिम्मेदारी देगी, वो यहाँ पर इन संपत्तियों के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में या उप संरक्षक के रूप में सामने आ सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केरल वाले मामले में पता चल रहा है कि सरकार ने अधिसूचना जारी की थी और जिला मजिस्ट्रेटों को बोल दिया था कि आप उप संरक्षक की भूमिका में संभालेंगे इन संपत्तियों को। ठीक है, इसके अलावा इसकी धारा 5 भी है। धारा 5 बताती है शत्रु संपत्ति का निहित होना, यानी शत्रु संपत्तियां किस में निहित है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चलेगा कि जो मेन पावर है वो किसके पास है, शत्रु संपत्तियों की। तो देखिए, समस्त शत्रु संपत्ति संरक्षक में निहित होती है, यानी कि जो उसका संरक्षक होगा वही सारी की सारी शत्रु संपत्तियां संभालेगा। पर संरक्षक कौन है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो क्या पता चल रहा है कि संरक्षक कौन हो गया? केंद्र सरकार है संरक्षक, और केंद्र सरकार के अलावा अगर कोई भी इन संपत्तियों के बारे में कोई भी निर्णय लेना चाहता है तो पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मुख्य संरक्षक केंद्र सरकार है, या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त कोई भी जो अधिकारी होगा, कोई भी जो व्यक्ति होगा, उसके पास जिम्मेदारी होगी कि वो इन संपत्तियों का निर्णय ले। और इसके अलावा आप सरकार की मर्जी के बिना इन संपत्तियों के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संरक्षक के पास क्या क्या शक्तियां, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके पास क्या शक्तियां है, या केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर रही है वो क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, संरक्षक ऐसी संपत्तियों पर कब्जा भी कर सकता है, यानी सरकार को जो भी व्यक्ति है, जिला मजिस्ट्रेट है, जिसको जिम्मेदारी दी गई, इसको पता लग गया कि ये संपत्ति किसी दूसरे देश के नागरिक की, यानी कि जो पाकिस्तान वाला या चाइना वाला जो संघर्ष के समय छोड़ के गया था, जिसको हम शत्रु कहते हैं, उसकी संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो उसको अपने नियंत्रण में लेगा, तुरंत इसका मैनेजमेंट कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, जैसे भी करना चाहे। वो चाहे तो उसको पट्टे पर भी दे सकता है या फिर बेच भी सकता है, जैसे कि आपको बताया कि ई नीलामी का प्रावधान यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित तरीके से संपत्ति का निपटान किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्लियर किया आप लोग को। इसके अलावा कोई भी शत्रु या शत्रु का उत्तराधिकारी किसी भी शत्रु संपत्ति को हस्तांतरित, बंधक या पट्टे पर नहीं दे सकता है। ऐसा कोई भी लेन देन अमान्य माना जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली में डिस्प्यूट हो गया,
हम युद्ध में चल रहे हैं और युद्ध के समय मान लीजिए कि डिस्प्यूट हो गया फैमिली में, जो पति है वो कह रहा है कि भाई देश छोड़ना है, पत्नी कह रही है कि मैं देश नहीं छोड़ूंगी, मुझे भारत ही प्यारा है। अब इस दौरान पति ने क्या किया कि पति एक बच्चे को लेकर के सीमा पार चला गया और पत्नी एक बच्चे को लेकर देश में रह गई। अब इस दौरान सरकार को बाद में पता चला कि भाई ये संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति की जो संघर्ष में छोड़ के चला गया था। अब मान लीजिए कि उस संपत्ति को सरकार कह रही है कि शत्रु संपत्ति है, लेकिन उसकी धर्म पत्नी अगर कह रही है कि शत्रु संपत्ति नहीं है जी, मैं उसकी बीवी हूं, मैं देश में रह गई थी, उसके बाद मामला इस प्रकार से मुझे है कि भाई आप मुझे दो इसको संपत्ति को, तो यहां पर मामला भी आ रहा है कि देखो उत्तराधिकार के रूप में आपको संपत्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उत्तराधिकार के मामले में भी क्लियर है मामला है कि शत्रु संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, बंधक या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता और कोई भी लेन देन अमान्य ही माना जाएगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कोई भी शत्रु या शत्रु का उत्तराधिकारी किसी भी शत्रु संपत्ति के मामले में निर्णय नहीं ले सकता। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि भाई चाहे कि वो भले ही वो भारतीय ही क्यों ना हो, पर उसके बावजूद भी चीजें नहीं संभाली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हो और भारतीय नागरिक होकर के आप उत्तराधिकारी हो, आप सोच रहे हो कि चीजें आपको फेवर करेगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले चीजें हो सकती थी, लेकिन 2017 में सरकार ने कर दिया है संशोधन। दरअसल 2017 में सरकार ने शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम लेकर के आई है सरकार, हमारी लागू किया है इसको। तो सरकार ने कुछ चीजें बदली है, जैसे कि संपत्ति पर उत्तराधिकारी दावा नहीं कर सकते हैं, भले ही उत्तराधिकारी भारतीय नागरिक ही क्यों ना हो, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा सिविल न्यायालय और न्यायाधिकरण संरक्षण के कार्यों पर भी सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। यानी कि सिविल न्यायालय में अगर आप सोचेंगे कि आप वहां मामला लेकर के जाएंगे और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वहां रखेंगे और चाहेंगे कि प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। न्यायाधिकरण में पॉसिबल नहीं है, जो भी निर्णय लेगा वो संरक्षक लेगा। संरक्षक के कार्य को ना तो आप सिविल न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और ना ही आप न्यायाधिकरण में चुनौती दे सकते हैं। ये स्थिति भी संशोधन के माध्यम से शामिल कर दी गई है। और इसके अलावा जब ये प्रावधान शामिल किए गए थे, तो इन प्रावधानों को शामिल करने के बाद ये भी कह दिया गया था कि ये जो हम लोग नई चीजें शामिल कर रहे हैं, ये पिछले लेन देन और अदालती निर्णयों पर भी लागू है। यानी कि अब से पहले जो भी हुआ है उन सबको भी ये बात माननी होगी कि ना तो चुनौती दी जाएगी न्यायालय में और ना ही कोई उत्तराधिकारी इस पे क्लेम कर पाएगा। तो ये मामला 2017 से हम लोग के सामने आ गया था। इसके अलावा कुछ सरकारी आंकड़े भी हैं हमारे पास में जो बताते हैं कि भारत में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं। तो देखिए, भारत में 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियां हैं और इनमें से 99% पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्तियां हैं, जिनकी कुल वैल्यू मानी जाती है कि कई हजार करोड़ रुपए की है। तो भारत इस प्रकार की स्थिति में है कि भाई इतनी ज्यादा संपत्तियां मौजूद हैं। ठीक है, तो सभी चीजें अचानक से होती है, तो इसी वजह से संपत्तियों का निपटान व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये सारी महत्वपूर्ण बात है शत्रु संपत्ति अधिनियम की, जो आप लोग को एग्जाम के हिसाब से जानना जरूरी है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के हिसाब से पूरा मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1968 में अधिनियमित किया गया था। इसमें युद्ध के समय पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका के लोग शामिल हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम मिलते हैं, बट हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे। और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर भी किया करते हैं। तो सेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी और बातें होंगी हमारी आने वाली और वीडियोस में, तब तक आप लोग स्टडी IQ IAS हिंदी पर बने रहें अपनी महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए। आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।